इंटरफेज। तो हम लोगों ने देखा कि इंटरफेज में 3 सब फेज है, G1, S एंड G2। अब हम लोग बात करेंगे जीवन फेज। जीवन फेज को हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये एम फेज के बाद है ना, यहाँ ये एम फेज था और उसके बाद है, इसलिए से हम कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक फेज या फर्स्ट गैप फेज। इस जीवन फेज में क्या क्या होता है? तो इस जीवन फेज में होता है प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए जितने भी प्रिपरेशन चाहिए वो जीवन फेज में होगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे अगर किसी को कंस्ट्रक्शन करना हो, कोई बिल्डिंग बनाना हो, तो उसकी तैयारी पहले से शुरू हो जाएगी। कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स, कलेक्शन ऑफ चिप्स, कलेक्शन ऑफ सीमेंट, कंक्रीट। तो ठीक उसी तरह जो सेल डिवाइड करेगा, तो जो अगले फेज में, एस फेज में जो भी होना है उसका तैयारी जीवन में होगा। सबसे पहले यहाँ क्या होगा? सेल ग्रो इन साइज। सेल ग्रो इन साइज एंड अप टू दी जीवन स्टेज। जीवन स्टेज तक सेल का साइज ग्रो करता है। अब यहाँ पे है सिंथेसिस। क्या होगा? तो सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जो भी जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स है जिसका यूटिलाइजेशन एस फेज में है वो सिंथेसाइज होगा। अदर प्रोटीन्स लाइक डिफरेंट एंजाइम्स भी प्रोटीन होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेगा, उसका भी सिंथेसिस कहाँ होगा? जीवन फेज में होगा। हम लोग इस फेज को कहते हैं डिसीजन फेज। डिसीजन फेज कहने का मतलब है कि इसी जीवन फेज में डिसीजन लिया जाता है वेदर सेल डिवाइड और नॉट। एक सेल डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, उसका डिसीजन कहाँ लिया जाएगा? तो दैट इज वन जीवन फेज। जीवन फेज में हम कह सकते हैं, अगर कोई सेल जीवन फेज में है तो इसके पास 3 रास्ते हैं। एक दैट गो टू एस फेज, किस फेज में चला जाए? वो डिवीजन के लिए चला जाए एस फेज में। दूसरा स्टेप है, दूसरा रास्ता है कि वो सेल साइकिल से बाहर आके, जो अभी हमने समझाया था डिफरेंशिएशन स्टेज, कि वो जी नॉट में चला जाए। और तीसरा रास्ता है कि दैट इज इट्स एक्टिविटी गेट अरेस्टेड इन जीवन फेज में ही उसके एक्टिविटी को सीज कर लिया जाए और वो चुपचाप बिना किसी एक्टिविटी के कहाँ पड़ा रहे? जीवन फेज में पड़ा रहे। तो हमने देखा कि इन जीवन फेज दैट इज प्रिपरेशन फॉर द सेल डिवीजन, that is synthesis of maximum protein and RNA, and also a cell, if it had to be divided, then its decision is taken in G1 phase. Maximum synthesis of ATP, ज्यादा से ज्यादा ATP का भी सिंथेसिस, क्योंकि सेल डिवीजन एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, उसमें बहुत इनपुट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ATP को सिंथेसाइज कर लिया जाता है। तो ये था हमारा क्या? जीवन फेज। और अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फेज। अब हम लोग बात करेंगे एस फेज की और G2 फेज की। जो जैसा कि नाम है एस फेज मतलब सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस फेज। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे किसी चीज का सिंथेसिस होगा और वो चीज है डीएनए, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो जीवन के बाद ये जो फेज है एस फेज, तो यहाँ होता है मैक्सिमम सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। वही हिस्टोन प्रोटीन्स जो क्रोमोसोम बनाने में भाग लेता है, वैसे हिस्टोन्स सिंथेसाइज थ्रू आउट द सेल साइकिल। हम कह सकते हैं कि जीवन आल्सो सिंथेसाइज इन एस फेज, आल्सो सिंथेसाइज G2 फेज, एम फेज आल्सो सिंथेसाइज। लेकिन जो मैक्सिमम सिंथेसिस है वो कहाँ होता है? वो एस फेज में होता है। एंड हियर इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सेल अपने डीएनए का क्वांटिटी को डबल करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि माइटोसिस में एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाता है, तो उसके पास जितने भी जेनेटिक मटेरियल के क्वांटिटी होंगे ना, उसे सबसे पहले डबल करना होगा, तभी तो वो दूसरे सेल को दे पाएगा। तो इसलिए यहाँ डीएनए का क्वांटिटी डबल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एंड हियर इज आल्सो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का भी, जिसको हम लोग हिंदी में तारकाई कहते थे, उसका भी क्वांटिटी डबल हो जाता है, तभी तो वो ऑपोजिट सेल डिवीजन के दौरान ऑपोजिट पोल पे मूव करेगा। तो एक चीज यहाँ और ध्यान देना है कि इन एस फेज द क्वांटिटी ऑफ डीएनए, अगर मान ले कि ये एक सेल है और इस सेल का अभी ये सेल जीवन फेज में ही है, तो इसका इनिशियल क्वांटिटी इसके न्यूक्लियस के अंदर 2C है, क्वांटिटी ऑफ डीएनए इज 2C। मान लिए
तो फिर एट द एंड ऑफ एस फेज, चूंकि डीएनए रेप्लिकेशन क्वांटिटी डबल होगा सो क्वांटिटी बिकम्स 4C, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर अभी भी सेम ही रहेगा। क्रोमोसोम का नंबर अभी भी सेम रहेगा। जैसे ह्यूमन सेल है इन G1 स्टेज देयर 46 क्रोमोसोम, और ये सेल हमारा सोमैटिक सेल है, ये माइटोसिस को जाएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है 46। तो 46 क्रोमोसोम है और ये 46 क्रोमोसोम का क्वांटिटी एट द एंड ऑफ एस फेज। अब ये सेल कहाँ है? एट द एंड ऑफ एस फेज में है। और अगर हम लोग मान लें कि इसका क्वांटिटी सपोज मान लें कि 50 पिकोग्राम है, 50 picogram is the quantity and chromosome number is 46. So at the end of S phase quantity becomes double. So 50 picogram था 2C से 4C हो गया, तो कितना हो जाएगा 100 picogram is quantity, लेकिन क्रोमोसोम नंबर at the end of S phase कितना रहेगा 46। तो ये बात मेंशन करना है कि in S phase the quantity of DNA becomes double but the chromosome number remain same। और अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फेज की, जिसे हम बोलते हैं G2 फेज, सेकंड गैप फेज, या फिर ये S फेज के बाद है इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज। S फेज के बाद होने के कारण पोस्ट सिंथेटिक फेज या सेकंड गैप फेज। इसमें क्या होगा? तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, रिपेयर ऑफ डीएनए डैमेज। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एरर्स हो जाते हैं, उस एरर्स को रिपेयर किया जाता है कहाँ? तो दैट इज इन G2 फेज। एंड अनदर सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, आगे स्पिंडल फाइबर का काम होना है, तो स्पिंडल फाइबर के जो प्रोटीन्स होते हैं ना उन्हें हम लोग ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं, और इस ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस की शुरुआत G2 फेज से ही हो जाती है। तो यही था हमारा G1 फेज, S फेज एंड G2